इस लेक्चर में हम स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्शन और टेन्योर के बारे में जानते हैं। 19(3) आर्टिकल 19(3) में दिया हुआ है स्पीकर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, ये प्रावधान दिया है आर्टिकल 93 में। तो इसका इलेक्शन कैसे होता है, जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा की, फर्स्ट मीटिंग, जैसे ही एमपी का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो फर्स्ट मीटिंग होती है जिसे प्रेसिडेंट बुलाता है। इसके इलेक्शन की डेट को प्रेसिडेंट फिक्स करता है, जिस डेट को फिक्स करता है तो एमपी जाके मिलते हैं, फर्स्ट मीटिंग होती है वो लोकसभा की, वहाँ पे उसके मेंबर ही इसका इलेक्शन करते हैं। स्पीकर इज इलेक्टेड बाई लोकसभा फ्रॉम अमंग इस मेंबर, तो मेंबर में से ही एक स्पीकर चुन लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है। और इसका जब भी ऑफिस वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है स्पीकर का, तो दूसरा क्या है, उसके मेंबर दूसरा लोकसभा का स्पीकर चुन लेंगे, अध्यक्ष चुन लेंगे जब भी वैकेंसी खाली होगी। तो इसके जो इलेक्शन की मीटिंग होती है, ये याद रखना, कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट। यूजुअली क्या होता है, जब तक लोकसभा की लाइफ होती है, जब तक लोकसभा रहती है, तब तक ऑफिस इसका कंटिन्यू रहता है, स्पीकर का, अध्यक्ष का, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। लेकिन हाउएवर ही हैज़ टू वैकेट हिज ऑफिस, उसको अपने ऑफिस को वैकेट खाली करना पड़ता है इन 3 कंडीशन में। कौन कौन सी 3 कंडीशन में? फर्स्ट, अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहा है अब, इफ ही सीजेस टू द मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा का मेंबर नहीं है मान लो वो, तो क्या है, वो अपना ऑफिस खाली करेगा स्पीकर का भी। दूसरा क्या है, दूसरा ही इफ़ ही इज़ रिजाइन बाई राइटिंग टू द डिप्यूटी स्पीकर, अगर मान लो उसने रेजिग्नेशन दे दिया, अपना त्याग पत्र दे दिया, किसको, डेप्यूटी स्पीकर को, तब भी खाली हो जाएगा स्पीकर का जो पोस्ट है, वो खाली हो जाएगी। थर्ड क्या है उसकी कंडीशन, थर्ड है, अगर उसे रिमूव कर दिया जाए बाय द रिजोल्यूशन पास्ड बाई ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब अगर लोकसभा के मेंबर उसे रिमूव कर दें, हटा दें, और लेकिन ये रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, उसे 14 डे का नोटिस देना पड़ता है, तभी हटा सकते हैं। मूव्ड ओनली, जो रिजोल्यूशन है, सच रिजोल्यूशन कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। अगर मान लो स्पीकर को रिमूव करना है तो 14 डे का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, तब रिमूव किया जाता है। हम सारा रिमूवल का प्रोसेस है जो अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले ये कंडीशन देखते हैं कि ये वैकेंट कब होता है स्पीकर का, जो मान लो खाली हो जाए उसकी पोस्ट, तो कब कब खाली होती है और कब कब दूसरा जो है स्पीकर चुना जा सकता है। तो ये 3 कंडीशन है, तब वो दूसरे उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी स्पीकर की। इसका रिमूवल का प्रोसेस हम लास्ट में जानेंगे क्या होता है। अब क्या है, अगर मान लो उसके रिमूवल का जो प्रोसेस है वो अंडर कंसिडरेशन है, मान लो उसके रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है, तो होगा क्या, ये क्या है कि फिर ये प्रिसाइड नहीं कर सकता हाउस की सिटिंग को। प्रिसाइड मतलब ऐसे अध्यक्ष ये नहीं रह सकता स्पीकर, लेकिन हाँ वो हाउस में प्रेजेंट रह सकता है, और क्या है, स्पीक बोल सकता है और पार्ट ले सकता है पार्लियामेंट की जो हाउस की प्रोसीडिंग्स है, उस प्रोसीडिंग्स में वह क्या है, हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ये वोट नहीं कर सकता फर्स्ट इंस्टेंस में। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस क्या है, आपको पता है, जैसा कि स्पीकर क्या है, उसे कास्टिंग वोट एक राइट दिया गया है। कास्टिंग वोट क्या होती है, कास्टिंग वोट है, मान लो ये हाउस है, लोकसभा है, इसमें कोई बिल आया, बिल पास हो रहा है, और मान लो इसके मेंबर में से 200 मेंबर ने पक्ष में वोट दिया और 200 ने विपक्ष में वोट दिया, कि 200 मेंबर चाह रहे हैं कि ये बिल पास हो, 200 चाह रहे हैं पास ना हो, तो ये एक तरह से डेडलॉक हो गया। तो इस डेडलॉक को हटाने के लास्ट में क्या है, स्पीकर क्या है, वोट करता है। जिस भी किसी, मान लो ये पार्टी है, बी पार्टी है, अगर मान लो ए पार्टी की तरफ वोट दे दिया तो ये ए पार्टी का जो भी पक्ष है वो माना जाएगा। तो यानी कि ये से बोलते हैं स्पीकर की कास्टिंग वोट, समझे, यानी कि फर्स्ट इस इंस्टेंस में वो वोट करेगा अगर वो उसका अध्यक्ष चल रहा है, मतलब उसका क्या चल रहा है, अध्यक्ष का क्या चल रहा है, रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है। तो अगर हटाने का प्रोसीजर चल रहा है हाउस में, तो ऐसे फर्स्ट इंस्टेंस वो वोट कर सकता है। मतलब कि जो कास्टिंग वोट का उसे अधिकार दिया गया है ना, कि वो क्या है, इसे वे भी बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ वोट्स, इक्वलिटी ऑफ वोट्स भी बोलते हैं इसे। तो जब रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होता है तो वो एज ए इक्वलिटी ऑफ वोट्स नहीं कर सकता, यानी कि कास्टिंग वोट नहीं कर सकता कि टाई में वोट करता है, लेकिन हाँ फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकता है। मतलब कि जैसे जो नॉर्मल मेंबर करते हैं ना हाउस के, लोकसभा के, ऐसे ही वोट कर सकता है वो, लेकिन कास्टिंग वोट का अधिकार नहीं रहता तब उसका रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो। और एक चीज़ आपको रिमूवल में यही बता देता हूँ, जब उसका रिमूवल होता है तो लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी मैंने अच्छे से समझाया क्या होता है, उसके लिए एक 2 मिनट का लेक्चर है, आप देख सकते हो, उसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो करंट विद जीएस पे क्लिक करके। इफेक्टिव मेजोरिटी होती क्या है ये बता देता हूँ। टोटल स्ट्रेंथ होती है, जैसे हाउस की 545 है लोकसभा की, अगर जितनी वैकेंसी जिन पे इलेक्शन नहीं हो उनको घटा दें तो वो इफेक्टिव
स्ट्रेंथ आ जाती है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, तो उसकी मेजोरिटी चाहिए होती है इसको रिमूव करने के लिए लोकसभा में। और देखो राज्यसभा का कोई रोल नहीं है इसे रिमूव करने में, सिर्फ लोकसभा में रिमूव हो जाता है, उसके मेंबर इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर दें तो। और एक चीज़ नोटेड करने की है कि जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व द स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस। क्या है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना ऑफिस खाली नहीं करता, मतलब वो कंटिन्यू रहता है उसका ऑफिस में। लोकसभा का स्पीकर है वो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता। कब तक? जब तक कि टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स, तब तक कि जो नई लोकसभा की मीटिंग होगी ना, कि जब मान लो इलेक्शन हुए, अभी नई लोकसभा की मीटिंग के हुई, फर्स्ट मीटिंग होती है तो नया स्पीकर चुना जाता है ना, तो जब मीटिंग हुई, जैसे ही मीटिंग हुई उसका जो ऑफिस है वो छोड़ देता है स्पीकर, तो क्योंकि नया स्पीकर अब चुना जाएगा ना, इलेक्ट होगा, तो वो छोड़ देगा ऑफिस। तभी ये याद रखना है कि जैसे लोकसभा डिसॉल्व हुई तो ये ऑफिस वैकेट नहीं करता, खाली नहीं होता लोकसभा का स्पीकर का, तब तक रहता है जब तक लोकसभा मीट करती है इलेक्शन के बाद। अब इसके रोल, पावर और फंक्शन क्या क्या हैं इसके स्पीकर के, ये देख लेते हैं। एक तो स्पीकर क्या, लोकसभा का हेड होता है, एक तरह से अध्यक्ष मुख्य ये होता है, और इट्स रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव यही होता है स्पीकर। और विद इन द हाउस, ये याद रखना है, विद इन द हाउस क्या है, ये ही इज़ द गार्डियन ऑफ पावर प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर। जो मेंबर की, जो सदस्य हैं लोकसभा के मेंबर हैं, उनकी जो भी पावर हैं, शक्तियाँ हैं, प्रिविलेज हैं, विशेष अधिकार हैं, उनका गार्डियन है, एक तरह से उनकी रक्षा करता है उनके पावर और प्रिविलेज की। और एज ए होल कमेटी वगैरह जितनी भी है हाउस की, सबका ये गार्डियन होता है विद इन द हाउस, लोकसभा के अंदर। और लोकसभा का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल स्पोक्समैन है, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य वक्ता, मुख्य बोलने वाला यही है प्रिंसिपल स्पोक्समैन। और क्या है, इसका डिसीजन जो होता है पार्लियामेंट्री मैटर में वो फाइनल होता है, मतलब विद इन द हाउस, लोकसभा के अंदर जो भी पार्लियामेंट्री मैटर है उनमें जो डिसीजन लेगा स्पीकर, उसका डिसीजन फाइनल होता है। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में कि ये क्या है कि सिर्फ लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर दी गई हैं जो हमने डिस्कस की, जैसे प्रिंसिपल स्पोक्समैन वगैरह, फाइनल इंटरप्रेटर, गार्डियन विद इन द हाउस। और क्या है कि इसके पास और भी सुप्रीम अथॉरिटी है यह विद इन द हाउस, और को क्या क्या पावर है इसके पास। और है जी स्पीकर, जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करता है, 3 सोर्स से ड्राइव करता है। ड्राइव का मतलब है जी इसकी पावर कहाँ कहाँ से मिली हुई है, जो लोकसभा का स्पीकर है पावर कहाँ कहाँ से लेता है, 3 सोर्स हैं उसके। फर्स्ट है जी अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहाँ से पावर मिलती है, जो उसमें लिखी हुई है कि स्पीकर की ये पावर है। दूसरा सोर्स क्या है, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ये सेकेंड सोर्स है जी। कहाँ से, जो लोकसभा ने रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, नियम कंडक्ट करने के लिए बिजनेस को लोकसभा में, वहाँ से इसकी पावर ड्राइव होती है, पावर लेता है स्पीकर। थर्ड क्या है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या है, मान लो जो ना रूल्स में लिखी हुई है ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो पार्लियामेंट में क्या है, कन्वेंशन कर लेते हैं, एक तरह से सहमति कर लेते हैं कि अगर इन पे कोई रूल नहीं है तो हम इस कोई भी ऐसा आ जाए काम उसको इस तरह से करेंगे। तो यहाँ से भी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से भी ये ड्राइव करता है अपनी पावर, कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 3 सोर्स हैं, ये 3 सोर्स आपको याद रखने हैं। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एक तरह से यही रेजिडरी पावर होती है जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, दैट आर अनरिटन और अनस्पेसिफाइड इन द रूल्स, ना रूल्स में ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वही पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। तो इस तरह से इसकी क्या है, इसकी ड्यूटीज़ और पावर क्या क्या है वो देख लेते हैं। अब ड्यूटीज़ पावर क्या क्या है, इसकी ड्यूटीज़ हैं जी, ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस। मतलब अगर हाउस में, लोकसभा में कोई बिजनेस, मतलब बिजनेस का मतलब है उसका काम चालू हो गया जी, लोकसभा का मेंबर ऑफ द जो हाउस है वो आए लोकसभा के मेंबर, तो उसके बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, उसमें ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डेकोरम मतलब क्या है कि सही से मेंटेन काम हो रहा है, जो सही से हो रहा है, और क्या है कि एक तरह से जो बिहेवियर है उनका सही होना चाहिए, लोकसभा मेंबर का सारा जो मेंटेन करता है यही करता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है लोकसभा में। तो इस तरह से ये क्या है, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फाइनल पावर है इसके पास इसको ऑर्डर मेंटेन करने की हाउस में, लोकसभा के अंदर। दूसरा क्या है जी, दूसरी इसकी ड्यूटी है, ये फाइनल इंटरप्रेटर है ऑफ द प्रोविज़न ऑफ, कौन कौन सी प्रोविज़न का ये फाइनल इंटरप्रेटर है। फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब है जी अंतिम व्याख्याकार, व्याख्याकार का मतलब है जी जैसे भी व्याख्या करना, कोई रूल के बारे में कोई समझाना, जैसे किस किस चीज़ में ये फाइनल इंटरप्रेटर है। एक तो जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा संविधान है उसका इसने जो व्याख्या कर दी, मान लो कोई प्रोविज़न के बारे में बताना है, इसका मतलब ये है, तो ये ही करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, विद इन द हाउस करेगा, विद इन द हाउस मतलब लोकसभा के अंदर अंदर ही ये जो इंटरप्रेट करेगा,
मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रोविजन समझ नहीं आ रही, किसी पे चर्चा चल रही है, तो इस जो इंटरप्रेट लोकसभा का स्पीकर करेगा वो फाइनल होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन विद इन द हाउस ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि पूरे इंडिया में जो फाइनल इंटरप्रेटर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। और सिर्फ स्पीकर तो सिर्फ विद इन द हाउस है, लोकसभा के अंदर ही फाइनल इंटरप्रेटर है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, वरना वैसे सुप्रीम कोर्ट है फाइनल इंटरप्रेटर। नेक्स्ट किस में है जी ये फाइनल इंटरप्रेटर? नेक्स्ट है जी लोकसभा के जो रूल्स और प्रोसीजर है ना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लोकसभा के जो रूल्स बनाए हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लोकसभा ने रूल्स बनाए हुए हैं, उनका भी फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? स्पीकर ही है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब पार्लियामेंट के जो भी पहले डिसीजन वगैरह हुए हैं, अभी उनका भी जो इंटरप्रिटेशन है यही करता है। अब इसके और ड्यूटीज़ क्या हैं? ये ही एडजर्न्स द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ क्वोरम। मान लो जब हाउस बैठा है तो उसके लिए ना क्वोरम चाहिए। क्वोरम होता क्या है? क्वोरम होता है जी, क्वोरम होता है कि 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मतलब कि मान लो 545 मेंबर हैं लोकसभा में, वो कम से कम बिजनेस चलाने के लिए, वहाँ पे कोई काम करने के लिए, बिल पास करने के लिए, कोई कुछ भी काम हो रहा है चर्चा करने के लिए 1/10 मेंबर चाहिए ही चाहिए, तभी जाके लोकसभा की मीटिंग कंटिन्यू होगी। तो 1/10 मेंबर कितना हो गया इसका 545 का? मान लो 545 बटे में 10 कर दें, हम डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 54.5 हो जाएगा, मतलब 54 मेंबर और आधा मेंबर। अब ऐसा नहीं है एक आदमी को काट के रखेंगे वहाँ आधा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक आदमी पूरा ले लेंगे, यानी कि 55 मेंबर कम से कम चाहिए लोकसभा में कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, कोई भी चर्चा करने के लिए। तो ये होता है क्वेरम, 1/10 मेंबर चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का। ये टोटल स्ट्रेंथ याद रखनी है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये क्या है? क्वेरम को देखता है। अगर क्वेरम नहीं है, एब्सेंस है क्वेरम की, कम से कम 55 मेंबर नहीं है लोकसभा में, तो मीटिंग को सस्पेंड कर देता है, निलंबित कर देता है। और हाउस का एडजर्न होता है कि मान लो सेशन चल रहा है हाउस का और कुछ दिन के लिए हॉलीडे कर दे, छुट्टी कर दे, कह दे कि एडजर्न करता हूँ मैं हाउस को, तो ये बताएगा कितने दिन के लिए है। अगर एडजर्न सिनेडाई है, एडजर्न सिनेडाई होता है जी एक, एडजर्न की स्पेलिंग ये जो लिखी हुई है, और सिनेडाई कर दे, उसका मतलब है, सिनेडाई का मतलब कि फिर पता नहीं है कि कोई का निर्धारित नहीं है इसमें समय, कब तक ये हाउस एडजर्न रहेगा, कब तक स्थगित रहेगा, कब तक छुट्टी रहेगी, इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, स्पीकर ही करता है ये एडजर्न सिनेडाई। और सिर्फ एडजर्न कराता है तो टाइम बताता है उसमें, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए, कितने दिन के लिए उसे स्थगित कर रहा है उसको। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी ही डज़ नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ये तो बता ही दिया कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बार में वोट नहीं करता, जैसे बाकी के मेंबर करते हैं लोकसभा के, एमपी करते हैं लोकसभा में, वैसे वोट नहीं करता। इसके पास कास्टिंग वोट होती है, मतलब कोई डेडलॉक हो जाए किसी बिल वगैरह पे तो तब ये वोट करता है। मान लो बराबर बराबर वोट हो जाए 200-200, तो तब ये वोट करता है, उसे कास्टिंग वोट कहा जाता है, या इक्वलिटी ऑफ वोट्स। तो जब ये वोट करता है, यही इसमें लिखा हुआ है, देखो, डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। और क्या पावर है जिसके पास? ये जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है। प्रिसाइड का मतलब अध्यक्ष रहता है जब जॉइंट सिटिंग होती है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मान लो लोकसभा और राज्यसभा की जब जॉइंट मीटिंग होती है, तो उसमें प्रिसाइड कौन करता है? अध्यक्ष यही रहता है जॉइंट सिटिंग का। कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इस मीटिंग को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है, जब मान लो किसी बिल पे डेडलॉक हो गया हो। और जॉइंट सिटिंग्स ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है, याद रखना, ऑर्डिनरी बिल, जो साधारण बिल होता है, मान लो कोई साधारण बिल पास करना है, ऑर्डिनरी बिल, तो उसके लिए ही जॉइंट सिटिंग होती है। मान लो राज्यसभा लोकसभा में कोई वो है डेडलॉक, एक दूसरा, मान लो राज्यसभा ना मान रही हो किसी प्रोविज़न को, या लोकसभा किसी प्रोविज़न को नहीं मान रही कि हम बिल में ये प्रोविज़न, ये धाराएं नहीं रखना चाहते, तो डेडलॉक हो जाता है। तब क्या है कि प्रेसिडेंट मीटिंग बुलाता है, जॉइंट सिटिंग मीटिंग, उसे जॉइंट सिटिंग मीटिंग कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर क्या है, एक साथ बैठते हैं, और फिर क्या है, ये प्रिसाइड करता है स्पीकर। और मान लो अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो कौन करेगा? उसे डिप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग को। अगर डिप्यूटी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है तो कौन करेगा? डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन है वो करेगा। मतलब चेयरमैन नहीं करेगा राज्यसभा का प्रिसाइड कभी भी, ये याद रखना आपको। राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन करेगा अगर डिप्यूटी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है। और डिप्यूटी चेयरमैन भी प्रेजेंट नहीं है तो करेगा जी, जो जॉइंट सिटिंग में मेंबर जिसको भी चाहें उस मेंबर को प्रिसाइड करने के लिए बोल सकते हैं, वो प्रिसाइड करेगा, वो अध्यक्ष रहेगा फिर जॉइंट सिटिंग का। और क्या काम करता है जी? ये काम करता है जी, अगर मान लो कोई सीक्रेट सिटिंग बुलानी हो हाउस की को, तो ये सीक्रेट सिटिंग मतलब कोई की
लोकसभा का जो लीडर है, मान लो लीडर ऑफ द हाउस, वो रिक्वेस्ट करे स्पीकर से कि सीक्रेट सिटिंग बुलानी है हमें हाउस की, तो सीक्रेट सिटिंग भी यही बुलाता है, अलाउ करता है कि हाँ सीक्रेट सिटिंग बुला सकते हैं। और इस सिटिंग में वो चाहे तो किसी भी स्ट्रेंजर को या किसी भी मेंबर को या कोई भी चाहे तो किसी को प्रेजेंट ना होने के लिए बोल सकता है, उसे परमिशन नहीं दे सकता कि आपको हाउस में नहीं आना, अभी सीक्रेट सिटिंग चल रही है, तो किसी को भी अलाउ नहीं कर सकता है सीक्रेट सिटिंग में, इसके पास अधिकार होता है पूरा। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट है जो मनी बिल होता है यही डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, और इसका ऑर्डर जो होता है डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन कि मनी बिल है या नहीं है फाइनल होता है। जो भी इसने बोल दिया अगर ये मनी बिल है तो है, फाइनल है वो। क्या है मनी बिल, अगर बोल दिया लोकसभा में मनी बिल है तो मनी बिल फिर ट्रांसमिट किया जाता है राज्यसभा में उसके रिकमेंडेंस के लिए, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है उसके असेंट के लिए। तो स्पीकर क्या है सर्टिफाई करता है ये कि मनी बिल है या नहीं है। और क्या जी इसकी पावर, और ये क्या है जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना लोकसभा के मेंबर का, तो ये ही क्या है डिसाइड करता है, डिस्क्वालिफिकेशन यही करता है किस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। आपने 10th शेड्यूल पढ़ा होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं और उसमें 10th शेड्यूल है जो ये जोड़ा गया था कब, 1985 में जोड़ा गया था इसको 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल को, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम एक लेक्चर ले लेंगे इसके लिए अलग से 10th शेड्यूल के लिए। सिर्फ इतना जान लो कि 10th शेड्यूल के अंदर जब डिफेक्शन होता है, डिफेक्शन का मतलब है जी मेंबर को हटाना, और डिफेक्शन किसके बेस पे, मान लो मेंबर कोई पार्टी चेंज कर रहा हो, किसी मान लो बीजेपी से चुना हो और चुनने के बाद इलेक्शन होने के बाद क्या है वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है, कांग्रेस में या किसी और पार्टी में हो जाता है, तो इसे डिफेक्शन वगैरह बोलते हैं। इसके बहुत सारे रूल होते हैं, तो इसके बेस पे मतलब ये जान लो सिर्फ 10th शेड्यूल के बेस पे, 10th शेड्यूल की प्रोविज़न के अंदर वो डिफेक्शन पे ये डिसीजन लेता है, फाइनल डिसीजन लोकसभा का स्पीकर। और ये क्या इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है इस डिसीजन को जो 10th शेड्यूल के अंदर लेता है ये, जी बिल्कुल किया जा सकता है। ये याद रखना आपको, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक डिसीजन दिया था, उस केस का क्या नाम था, उस केस का नाम था कीहोतो होलोहन, कीहोतो होलोहन, कीहोतो होलोहन, यहाँ लिखा नहीं है जी इसमें, कीहोतो होलोहन वर्सेस जाचिल्लू, जाचिल्लू, ये जी क्योतो होलोहन वर्सेस जाचिल्लू ये केस है 1992 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो 10th शेड्यूल के अंडर एंटी डिफेक्शन के अंडर क्या है जो डिसीजन लेता है लोकसभा का स्पीकर, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। द डिसीजन ऑफ स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब देख सकता है डिसीजन सही है गलत है, किस आधार पर लिया सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्या जी, ही एक्ट्स एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन करता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जी जो भी मान लो लोकसभा का स्पीकर है वही उसका चेयरमैन रहेगा इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। और ये क्या काम करता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये हमारे पार्लियामेंट को और वर्ल्ड के पार्लियामेंट को, पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेरियस पार्लियामेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनमें लिंक करता है, मतलब उनको एक तरह से उनमें जोड़ता है एक दूसरे को। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप ये काम करता है। और क्या काम करता है ये ही ऑल्सो एक्ट एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री। जितनी भी कंट्री में लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती है ना उनका भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करता है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करता है। तो और क्या काम करता है जी, और करता है जी ये जो चेयरमैन होते हैं ना कमेटीज़ के, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं लोकसभा की जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं उनके चेयरमैन को यही अपॉइंट करता है कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जितनी भी उनकी फंक्शनिंग होती हैं कमेटीज़ की तो यही सुपरवाइज करता है। और ये एक चीज़ याद रखना है जो 3 कमेटी होती हैं हाउस की, 3 कमेटियों का या क्या है ये हिमसेल्फ चेयरमैन होता है। 3 कमेटी का कौन कौन सी कमेटी है जिनका खुद चेयरमैन होता है लोकसभा का स्पीकर, ये 3 कमेटी हैं जी। एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होता है लोकसभा का स्पीकर, रूल्स कमेटी का चेयरमैन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, और जनरल पर्पज कमेटी का भी चेयरमैन होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जो लोकसभा का स्पीकर है वो इन 3 कमेटी का चेयरमैन होता है, और बाकी के जो कमेटी होती हैं लोकसभा का स्पीकर, ये लोकसभा की जितनी भी कमेटी होती हैं उनका चेयरमैन यही अपॉइंट करता है। और क्या इनके बारे में अब देख लेते हैं, इनकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी कैसे है। इम्पार्शलिटी का मतलब है कि पक्षपात ना होना, अपक्षपात, और इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी कैसे है। एक तो इस तरह से है कि जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है वो क्या है, ग्रेट प्रेस्टीज है, अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंस है, इम्पार्शलिटी है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कैसे कि इस हिसाब से कि
फर्स्ट प्रोविज़न है कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ही इज़ प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है उनका कार्यकाल है जो जनरली फिक्स होता है कि जब लोकसभा जब तक रहती है तब तक वो क्या है रहते हैं, और बल्कि जो फर्स्ट मीटिंग होती है नेक्स्ट लोकसभा की तब तक वो ऑफिस में रहते हैं लोकसभा के स्पीकर। और क्या है, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय ए रेजोल्यूशन पास बाय लोकसभा बाई एन इफेक्टिव मेजोरिटी। देखो जी, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है मेजोरिटी ऑफ द देन मेंबर ऑफ लोकसभा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ द देन मेंबर। देन मेंबर का मतलब है कि इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ है ना, जैसे लोकसभा की 545। मैंने ऊपर भी आपको बताया कि इसमें अगर वैकेंट सीट है, मतलब कुछ 40 सीटों पे क्या है इलेक्शन नहीं हुआ है, अभी 40 सीट खाली हैं, तो उनको घटा देंगे, उसे भी बोलते हैं वैकेंट इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोलते हैं उसे। 40 मेंबर जो वैकेंट है उनको हटा दिया जाए, यानी कि 505 हो जाएंगे, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और इसकी मेजोरिटी ली जाती है, उसे बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इसकी मेजोरिटी कितनी हो जाएगी, हाफ का प्लस 1, कितना हो जाएगा हाफ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 मतलब 2.5, इसके 252.5 यानी कि 253 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए प्लस 1, तो ये मेजोरिटी हो जाएगी इफेक्टिव मेजोरिटी। टोटल स्ट्रेंथ जो होती है उसमें से वैकेंट सीट घटा के इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसकी मेजोरिटी, यानी कि उसी मेजोरिटी को बोलते हैं मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इसे रिमूव करने के लिए ये मेजोरिटी चाहिए होती है लोकसभा में, और इसके लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी, ये याद रखना आपको। और रिमूवल के लिए कम से कम 50 मेंबर, एटलीस्ट 50 मेंबर सपोर्ट करने चाहिए, तभी रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। लोकसभा के अगर 50 मेंबर कहें कि हाँ लोकसभा के स्पीकर को रिमूव किया जाए, तभी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। और इनके जो सैलरी होती है और अलाउंसेस, जो भी इन्हें अलाउंसेस मिलती हैं, सैलरी मिलती हैं, वो पार्लियामेंट फिक्स करता है, ये चीज़ याद रखनी है, पार्लियामेंट फिक्स करता है। और जितने भी सैलरीज और अलाउंसेस होती हैं वो चार्ज होती हैं कहाँ से, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जी आर्टिकल 266 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये क्या होता है, ये होता है कि जो आर्टिकल 266 में दिया हुआ है कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जितना भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है ना, जितना भी कमाता है गवर्नमेंट एक साल में, जितना भी रेवेन्यू होता है जनरेट, वो क्या है इसमें जमा करते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में। मान लो टैक्स से कमाया गवर्नमेंट ने और किसी चीज़ से पैसा कमाया, इसमें सारा पैसा जमा होता है। और जितना भी एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का साल में, खर्चा मतलब जितना भी खर्चा होता है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। मान लो जैसे बजट पास होगा, बजट हर साल, तो बजट में क्या है जितना भी पैसा होगा कहाँ से निकलता है, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकालती है। और इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, ये याद रखना है कि गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। गवर्नमेंट आप जानते हो ना कौन होता है, गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट है। जैसे मोदी जी हो गए और जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट है। लेकिन पार्लियामेंट तो बहुत बढ़िया ना जी, अपोजिशन के मेंबर भी आ जाते हैं पार्लियामेंट में, और भी बहुत सारी पार्टियों के मेंबर आ जाते हैं। तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब भी पैसे निकालने हैं। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती, यानी कि एग्जीक्यूटिव नहीं निकाल सकते सिर्फ, ये याद रखना है आपको। तो जो क्या है, इनकी जो सैलरी है स्पीकर की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। तो इस तरह से क्या है, 10 आर नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट के मतलब उसके जो भी सैलरी फिक्स कर दी, फिर साल भर साल उस पार्लियामेंट में कोई वोट नहीं की जा सकती कि उसकी सैलरी क्या होगी क्या नहीं होगी। एक बार फिक्स कर दी तो फिक्स कर दी। नेक्स्ट क्या है, उसके जो वर्क और कंडक्ट हैं वो डिस्कस नहीं किए जा सकते इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन ए सब्सटेंटिव मोशन। मतलब जब भी उनका जो कंडक्ट बिहेवियर, मतलब उनका व्यवहार या कोई वर्क के बारे में कोई डिस्कशन करना है, क्रिटिसाइज करना है लोकसभा के स्पीकर के बारे में, तो सब्सटेंटिव मोशन पे ही डिस्कस किया जाएगा, उसके अलावा किसी पे नहीं किया जाता। ये बहुत सारे मोशन होते हैं जी सब्सटेंटिव मोशन, उनके अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब मान लो एक पेज कागज़ निकाल दिया, ये ऊपर लिख दिया सब्सटेंटिव मोशन, तो सब्सटेंटिव मोशन के अलग तरीके से होता है प्रोसीजर। तो ये सारे होते हैं, आपने पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में। तो ये याद रखना आपको, सिर्फ सब्सटेंटिव मोशन होता है उसमें ही इसके कंडक्ट और बिहेवियर को, वर्क को डिस्कस किया जाता है लोकसभा के स्पीकर को, उसके अलावा किसी पे नहीं डिस्कस किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है, जो इसकी पावर है जो प्रोसीजर को रेगुलेट करने की हाउस में, वो क्या है, वो सब्जेक्ट नहीं है टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। मतलब कि जितनी भी पावर है ना लोकसभा के स्पीकर की विद इन द हाउस, जो भी काम करेगा
कोई भी रूल्स और प्रोसीजर पे बनाएगा या कुछ भी रूल्स के प्रोसीजर को रेगुलेट करेगा, हाउस में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, वो क्या है कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता उसमें। ये कोई भी रूल बना सकता है, मतलब कि बिजनेस को चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए, तो वो कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। नॉट सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, ये याद रखना है। कौन से कि हिज पावर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर और कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस, यानी कि लोकसभा में, नॉट सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। नेक्स्ट या जी, और ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये इम्पार्शियलिटी डिस्कस कर रहे हैं हम इसकी। इंडिपेंडेंस तो भी ये आएगा पॉइंट, कैसे कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता है, उसके पास कास्टिंग वोट होती है, तो कास्टिंग वोट को ही एक्सरसाइज करता है स्पीकर। इस तरह से उसे एक तरह से दिस मेक्स द पोजीशन ऑफ स्पीकर इम्पार्शियल, इस पोजीशन को क्या है वो इम्पार्शियल बनाती है, मतलब बिना पक्षपात के। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में, नेक्स्ट है जी, ही इज़ गिवन वेरी हाई पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है जी, मतलब कि इसे 7th पोजीशन दी गई है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, मतलब अलोंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस की पोजीशन है ना जी, उसके बराबर इसकी रैंक होती है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। जैसे कि देखो जी, सबसे हाईएस्ट पोस्ट हमारे इंडिया में है कौन सी, सबसे हाईएस्ट पोस्ट समझी जाती है फर्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट की, दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट की, तीसरे नंबर पे समझी जाती है किसकी, गवर्नर। जो स्टेट के गवर्नर होते हैं ना, वो तीसरे नंबर पे आते हैं, मतलब हाईएस्ट रैंक। फिर अगर चौथे नंबर पे देखें हम, चौथे नंबर पे आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर प्रेसिडेंट क्या कौन से होते हैं, फॉर्मर का मतलब कि जो रिटायर हो चुके हैं प्रेसिडेंट, वो चौथे नंबर पे आते हैं। और 5वें नंबर पे आके कौन आता है जी, इसके बीच में एक ये और लगा लो जी आप, जो है ना ये तीसरे नंबर पे आएंगे प्राइम मिनिस्टर, बीच में रह गए। फर्स्ट पे प्रेसिडेंट, दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, और चौथे पे गवर्नर, स्टेट के गवर्नर, और 5वें नंबर पे आएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो मतलब पहले रिटायर हो चुके हैं प्रेसिडेंट, वो फॉर्मर का मतलब। और 5वें नंबर पे आते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मतलब अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं तो। अभी देखो कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है नहीं हमारी कंट्री में। और आपको पता होगा एक बार थे जब लाल ये थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेसिडेंट थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे एक बार। तो ये पोस्ट 5वें नंबर पे आती है, याद रखना आपको। 6ठे नंबर पे हो गई ना, क्योंकि ये 5 तो यहीं तक हो गए ना, ये 6 नंबर पे हो गई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और 7वें नंबर पे आ जाएगी आपकी CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये 7वें नंबर पे आते हैं, दोनों बराबर होती है इनकी, स्पीकर ऑफ लोकसभा की रैंक भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो ये 7वें रैंक पे आते हैं ऐसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पे। तो कैबिनेट मिनिस्टर इनके बाद आते हैं 8वें नंबर पे, याद रखना आपको। तो इनकी हाईएस्ट पोजीशन है इस तरह से 7th नंबर पे। कैबिनेट मिनिस्टर से भी हाईएस्ट पोस्ट है। और ब्रिटेन में अब क्या है कि इनकी थोड़ी इम्पार्शलिटी कैसे है, ब्रिटेन में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो नॉन पार्टी मैन होता है। नॉन पार्टी मैन कैसे, मान लो किसी को भी स्पीकर इलेक्ट किया वहाँ की लोकसभा में, तो क्या है उनके जो स्पीकर होता है पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है, पार्टी से रिजाइन कर देते हैं ताकि ही कैन रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल, मतलब ताकि किसी भी पार्टी से न्यूट्रल रह सकें, किसी पार्टी के पक्ष में कोई डिसीजन ना हो इस तरह से। तो वो क्या रिजाइन कर देते हैं पार्टी से अपनी से। लेकिन इंडिया में ये कन्वेंशन नहीं है, इंडिया में नहीं है। जो भी क्या है, क्योंकि स्पीकर क्या है उसको मेंबरशिप होना ही पड़ता है, किसी भी मेंबरशिप लेनी पड़ती है पार्टी की, मतलब किसी पार्टी का ही होना पड़ता है उसे, तभी तो मेंबर चुना जाता है वो लोकसभा का। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रावधान है, प्रोविज़न है, अगर वो किसी पार्टी का मान लो लोकसभा का ही मेंबर नहीं रहा, तो क्या है उसे लोकसभा का मेंबर नहीं रहा तो उसे रिजाइन, मतलब एक तरह से उसको स्पीकर की पोस्ट को वेकेंट समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे हो रही है पार्टी की, कि वो पार्टी की मेंबरशिप भी उसके पास होती है, पार्टी से कोई रिजाइन नहीं करता है वो। लेकिन ब्रिटेन में रिजाइन कर देता है पार्टी से, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो ये हमारा लेक्चर था स्पीकर ऑफ लोकसभा पे, पूरा कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।